नमस्कार, जय हिंद। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है चाइना का, जहां पर चाइना एग्जिबिट कर रहा है, सबके सामने शोकेस कर रहा है अपना ब्लैकआउट बॉम्ब। जी हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी और डिफेंस के फील्ड में एक नया इनोवेशन। वैसा नया तो नहीं, लेकिन चाइना एक दूसरा देश होगा जिसके पास ऐसा एक बम होगा, ब्लैकआउट बम। ब्लैकआउट बम करता क्या है? जैसा कि नाम से आपको पता है कि ब्लैकआउट कर देगा पूरे शहर को जहाँ भी ये गिरेगा। ये एक ग्रेफाइट बॉम्ब है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। किसी पर्टिकुलर शहर पर हमला करना हो तो ये बॉम्ब, इसके बहुत सारे इसके पार्ट्स फिर फैलते हैं, गिरते हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा कर देंगे, वहाँ के ग्रिड को फेल कर देंगे, वहाँ के पावर जनरेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से फेल कर देंगे। यानी कि यदि वहाँ पर जो ग्रिड के थ्रू पावर जनरेशन हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, वो फेल हो जाएगा और लंबी दूरी तक पावर जनरेशन नहीं कर पाएंगे, पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे, तो पूरी जगह अंधेरा होगा और फिर एक ग्राउंड अटैक करना आसान होगा, एयर अटैक करना आसान होगा, मिसाइल अटैक करना आसान हो जाएगा किसी भी देश के लिए यदि उसके पास ऐसा कोई ब्लैकआउट बॉम्ब होगा। तो मैंने कहा था कि चाइना दूसरा देश है जिसके पास ब्लैकआउट बॉम्ब है। पहला देश है यूएसए। जी हाँ, यूएसए ने ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल भी किया था 1999 में, वे बैक सम 26 ईयर्स एगो, जब इसने अटैक किया था एक यूरोपियन कंट्रीज़ पर, सर्बिया पर। सर्बिया एक प्रो रशियन कंट्री है इन यूरोप और यहाँ पर हमला किया गया था। ऑब्जेक्टिव था टू कट सर्बिया इनटू टू पार्ट्स बाय क्रिएटिंग अ न्यू कंट्री नेम्ड कोसोवो। सर्बिया और कोसोवो, सर्बिया में मेनली क्रिश्चियंस रहते हैं और कोसोवो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो कोसोवो बनाने के लिए ये हमला किया गया था। कोसोवो एक ऐसा देश है जिसको सिर्फ नाटो कंट्रीज लास्टली रिकग्नाइज करती हैं। भारत इसे रिकग्नाइज नहीं करता। भारत सर्बिया के टुकड़े होने को सही नहीं मानता, इसलिए भारत इसे मान्यता नहीं देता है। इसलिए सेलेक्ट कंट्रीज ही कोसोवो नाम के देश को मान्यता देती हैं। अब ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है तो ये काफ़ी शॉकिंग है। ग्लोबल मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, इंडियन मीडिया, चाइनीज़ मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, और देखने को आ रहा है कि हर दिन हम डिफेंस फील्ड में कोई ना कोई नए बदलाव देख रहे हैं, कोई ना कोई नई चीज़ देख रहे हैं। हालांकि ब्लैकआउट बम नया नहीं है, ये पहले भी अस्तित्व में था, यूएसए के पास ये है, लेकिन यूएसए ने इसका केवल एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा इस्तेमाल में नहीं आया। इसलिए हमारे लिए ये नया होगा। देखने पर लग रहा है कि कैसे एम्यूनेशंस इसके नीचे फॉल आउट होते हैं और फिर बाउंस बैक होते हैं, और बाउंस बैक होने के बाद ये फिर टकराते हैं उन ग्रिड से, उन वायर से, और फिर फेल होती है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को फेल कर दिया जाएगा और फिर हमले किए जाएंगे लगातार। चाइना क्यों इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्यों इसको शोकेस कर रहा है? ऑब्जेक्टिव है ताइवान। आप सभी को पता है चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अपना लेजिटिमेट हिस्सा मानता है, और ताइवान को एनेक्स करने के लिए वो ये बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान एक छोटा सा देश है, ज़्यादा उसका डिफेंस बजट है नहीं, डिफेंस पर वो यूज लार्जली यूएसए पर डिपेंडेंट रहता है, तो आसान शिकार है ताइवान उसके लिए। क्या भारत के लिए खतरा है? हाँ है। हालांकि इसको ट्रांसपोर्ट करना और फिर किसी मिसाइल से, किसी लॉन्चर से इसको लॉन्च करना अगेंस्ट इंडियन सिटीज़, ये खर्चा लगेगा चाइना को, लेकिन हमारे ऊपर खतरा है। ये डेमोन्स्ट्रेट करके अब एक नई चिंता बढ़ा दी है चाइना ने कि आने वाले समय में इस ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल कर सकता है चाइना, यदि एस्केलेशन बढ़ा तो बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हो सकता है इसका एक्सपोर्ट भी करे। एक्सपोर्ट क्या करेगा, बल्कि दे देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास से टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर और वो चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसे हम एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। ग्रेफाइट का इसमें इस्तेमाल किया गया है और हाई एंड टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ग्रेफाइट एक समय ज़्यादा अवेलेबल होता नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल होता है, इसलिए देश के पास आसानी हो जाती है कि वो ऐसे बॉम्ब्स बनाएं और अपने एनिमी कंट्री पर ड्रॉप करें। तो यदि ऐसा कोई बम आता है और ड्रॉप किया जाता है इन इंडियन सिटीज़ टू टेरराइज द कंट्री,
तो ये बहुत आसान हो जाता है। और यदि ये गलती से पाकिस्तान जैसे इररिस्पॉन्सिबल इसके पास गया, जो कह देंगे कि गलती से लीक हो गया जी, किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास चला गया, तो उनके पास एक एज मिल जाएगा कि वो हम पर हमला कर सकें। अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें। हाँ, कर ये सकते हैं कि अपग्रेड करते रहें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, अपग्रेड करें अपने इंटरसेप्शन सिस्टम को, अपग्रेड करें अपने फाइटर जेट्स को, और लगातार अपडेट करते रहें अपना डिफेंस सिस्टम, अपना डिफेंस बजट बढ़ाते रहें। लेकिन भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कोई कैपिटलिस्ट कंट्री है नहीं, जस्ट लाइक USA। तो हमें कई जगह ध्यान देना पड़ता है जहाँ पर सोशल वेलफेयर पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए माइंडफुली ही खर्चा करना होगा। और एक ब्लैकआउट बम बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो एक एंटी ब्लैकआउट बम बनाना होगा, या फिर इसको इंटरसेप्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी जनरेट करनी होगी जिसमें मैसिव खर्चा आएगा, और भारत को ये फिर खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जब देखते हैं तो कई खर्चे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, पुअर्स पर हम खर्चा करते हैं, सब्सिडीज़ हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, उन पर खर्चा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस अपकमिंग थ्रेट को जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अभी न्यूज़ सामने आ गई है, तो क्या जो देश इसको देखकर पैनिक में हैं, या जिनको लगता है कि इन नियर फ्यूचर चाइना इसको यूज़ कर सकता है, तो वाकई वो चिंतित होंगे और ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसे कोई ऐसा टेक्नोलॉजी उनके पास आए जिसके तहत वो इस पर्टिकुलर बम को जो है न्यूट्रलाइज कर सके, इसका कोई तोड़ निकाल सकें। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। DRDO का इसमें पिवटल रोल होगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर को आना होगा, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज, गवर्नमेंट, एकेडेमिया, जो रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ आएंगे, तब जाकर हमें इसका एक प्रूफ मिलेगा, इसके अगेंस्ट हमें एक जो है एज मिलेगा। हर दिन कोई ना कोई आप देखते हो डेवलपमेंट, कोई ना कोई चीज़ें आती रहती हैं। अब ये ब्लैकआउट बम जो कि चिंता का भी विषय बना है और उत्सुकता का भी। चिंता का उनके लिए जिनको खतरा है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए, और उत्सुकता का उनके लिए जिनको इस बारे में जानना है, जिनको इस बारे में रिसर्च करनी है। ताइवान चिंतित होगा कि क्या हो सकता है उस पर हमला, बहुत पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है कि यदि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ पब्लिक प्रेशर चाइना को लगा, तो ऐसा कोई भी सो कॉल्ड ब्लैकआउट बम वो जनरेट कर सकता है और ड्रॉप कर सकता है ताइवान में। तब वहाँ पर पावर ग्रिड खराब हो जाएगी, फेल हो जाएगी, पावर चला जाएगा, पूरे शहर में अंधकार फैल जाएगा, और फिर उसके पास आसानी से ये रास्ता होगा कि वो ताइवान को इंटीग्रेट कर सके। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कंडेम करें, कोशिश करना चाहिए कि ऐसे ब्लैकआउट बम्स पर हम रोक लगा सकें, क्योंकि आज कल देखा गया है कि जब अटैक करता है एक देश दूसरे देश के ऊपर, तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके निशाने पर होते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में आपने देखा कि पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान इजराइल युद्ध में सिमिलरली आपने देखा हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया गया। तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुँचाओ। इससे उनकी स्थिति दयनीय हो जाती जो कि पार्टी ऑफ वार है भी नहीं, जिन्हें वार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ग्रीड ऑफ नेशंस की बड़ी ये आम जन पहुँचते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, ईरान इजराइल के नागरिक हों, यूक्रेन रशिया के नागरिक हों, या फिर चाइना या ताइवान के नागरिक हों। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब वी होप कि भविष्य में ऐसा कोई लीथल अटैक ना हो, अदरवाइज फिर हमें भी अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी होगी, अप टू मार्क करनी होगी। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लाना होगा और उसे बॉर्डर पर तैनात करना होगा जो कि इसको उचित जवाब दे सके। सो इट इज़ ए क्वाइट शॉकिंग डेवलपमेंट एंड एट सेम टाइम इट इज़ ए क्यूरियस एज वेल। आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा सब्सिक्वेंट वीडियोज़ के थ्रू, यदि कोई इसमें और अपडेट आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू प्रमोट प्रोपोगेट दिस वीडियो वाइडली, स्प्रेड दिस वीडियो, ताकि लोग जान सकें कि आखिर ये ब्लैकआउट बम है क्या और कितना लिथल है, कितना ख़तरनाक है, और भारत को इसमें कितना चिंतित रहना चाहिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो ताकि लोग जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।